बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार। आज की फाइट का वक्त हुआ है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज का मुद्दा है उपचुनाव का दंगल। 7 सीटों पर उपचुनाव का दंगल तेज होता जा रहा है राजस्थान में। बीजेपी ने 7 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और वहीं कांग्रेस ने भी 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। मतलब ये गठबंधन में नहीं जाएंगे, 7 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। प्रत्याशी कौन होंगे जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। लिस्ट पैनल आगे दिया जा चुका है, यानी आलाकमान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि उपचुनाव में हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। बीजेपी की तरफ से 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद असंतोष ने मुश्किलें बढ़ा दी। झुंझुनू, रामगढ़ टिकट न मिलने से खफा दावेदारों ने बगावत कर निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर दिया, लेकिन सलूंबर में नरेश मीणा को बीजेपी ने मना लिया। झुंझुनू में बबलू चौधरी ने समर्थकों से रायशुमारी के बाद बगावत का झंडा थमाकर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। रामगढ़ सीट पर भी जय आहूजा ने बगावत कर दी है। देवली उनियारा सीट से विजय बैंसला का टिकट कट जाने से बैंसला के 2 समर्थक पानी की टंकी और मोबाइल टावर पर चढ़ गए। भारत आदिवासी पार्टी बीएपी सलूंबर 84 सीट पर पहले से उम्मीदवार उतार चुकी है। खींवसर सीट पर हनुमान बेनीवाल के सामने टिकट वितरण बड़ी चुनौती बनी है। अब देखना होगा कि बेनीवाल अपने भाई और पत्नी में से किसी को टिकट देते हैं या कोई तीसरा टिकट की बाजी मारता है आरएलपी से। चर्चा आज इसी पर होगी। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। सात का संग्राम, बीजेपी कांग्रेस का दांव। बीजेपी की लिस्ट आते ही 6 में से 4 पर असंतोष। बीजेपी की बागियों को मनाने की कवायद तेज। किसी तरीके का कोई गठबंधन किसी से हमारा प्रदेश लेवल पे नहीं है। हम 7 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात भी हम लोग क्लियर करना चाहते हैं। कांग्रेस का गठबंधन से इनकार, 7 सीटों पर पैनल तैयार। बीएपी ठोक चुकी है ताल, आरएलपी अकेले उतरेगी चुनावी मैदान में। उपचुनाव का दंगल। ये मेहमानों का स्वागत कर लेते हैं एक एक करके, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। राखी राठौड़ जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। राखी जी स्वागत है आपका। शंकर लाल जी आरएलपी से हैं। शंकर लाल जी आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत आशुतोष जी। पहला सवाल आशुतोष रावत जी आपसे लेंगे। अभी की वस्तुस्थिति उपचुनाव को लेकर यही है कि बीजेपी 7 में से 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। 4 सीटों पर विरोध सुनने में आया, देखने में मिला, लेकिन नरेश मीणा को माना जा रहा है कि मना लिया गया है मुख्यमंत्री ने मुलाकात करने के बाद। इसके बाद 2 सीटों पर बीएपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। आरएलपी अभी तक एक भी प्रत्याशी को घोषित नहीं कर पाई है। कांग्रेस ने कह दिया गठबंधन नहीं करेंगे और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द करेंगे। बीजेपी ने जिस तरीके से बाजी मारी इस बार टिकट में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करके, इसको क्या यह माना जाए कि शुरुआत बीजेपी ने अच्छी की है और ये जो भीतरघात या जो नाराजगी सामने आ रही है ये कितना नुकसान पहुंचाएगी? और गठबंधन इस बार लग रहा है कि चुनाव में नहीं होगा 7 सीटों पर किसी का। देखिए रविंद्र जी, पहली चीज तो यह है कि गठबंधन को लेकर के कांग्रेस ने एक तरीके से साफ कर दिया है कि प्रदेश स्तर पर हमारा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेता किसी गठबंधन का ऐलान की घोषणा करते हैं तो कांग्रेस के लिए शायद वो एक अलग बात होगी, लेकिन प्रदेश स्तर पर कांग्रेस कोई गठबंधन नहीं करने जा रही है। यानी कि इस बार 2 सीटों पर हमको 3 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिलेगा, यह लगभग तय है केंद्र के निर्णय को छोड़ करके। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 कैंडिडेट पहले जारी करके निश्चित तौर पर एक तरफ चुनाव में एक मनोवैज्ञानिक मतलब 84 सलूंबर और ये आपका खींवसर जी हाँ 3 जगह पर जो आपका 84 सलूंबर और खींवसर में आपको त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए मिलेगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बढ़त हासिल की है। 6 सीटों पर पहले प्रत्याशी घोषित करके एक उसका पॉजिटिव एंगल ये है कि जो विरोध देखने के लिए भाजपा के अंदर जो बगावत देखने के लिए मिल रही है उसको मैनेज करने के लिए उनके पास टाइम है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद अंतिम दिन का इंतजार करेगी या फिर आज कल में लिस्ट जारी करेगी या फिर 25 तारीख तक इंतजार करेगी कि अंतिम दिन
टिकटों की घोषणा करे, जिससे कि बगावत करने वालों को बगावत करने का मौका नहीं मिले। क्योंकि अगर वो बीच में इसको टाइम की लिस्ट जारी करते हैं तो शायद बगावत के सुर उस तरह के कांग्रेस में भी देखने के लिए मिलेंगे जिस तरह के भाजपा में देखने के लिए मिल रहे हैं। लेकिन भाजपा ने लगभग विजय वैसला जी ने एक तरीके से साफ कर दिया है कि मेरे समर्थक विरोध कर रहे हैं, मैं विरोध में नहीं हूं, जय आहूजा को एक अभी छोड़ दिया जाए तो शायद लगभग लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो क्राइसिस था उसको मैनेज कर लिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद वो क्राइसिस पैदा नहीं करना चाहेगी और नामांकन के अंतिम दिन उम्मीदवारों की घोषणा करेगी, या हो सकता है आज या कल में आज देर रात या कल तक ये लिस्ट जारी करके शायद उस तरह का टाइम मैनेजमेंट चाहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के मुकाबले जो 7 सीटों पर देखने के लिए अब जो परिस्थितियां बन रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेहरे सामने आने के बाद में वहीं कांग्रेस की तरफ से अब यह साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस जो पुराने चेहरे, उनके पुराने जो नेता हैं उन पर दाव खेलेगी। लेकिन आज की बैठक में सचिन पायलट का नहीं होना रविंद्र जी कांग्रेस के लिए एक बड़ा संकेत दे रहा है कि क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत वाला जो विवाद था वो अभी भी शांत नहीं हुआ है। क्योंकि सुखविंदर सिंह रंधावा बैठक में थे, गहलोत साहब उस बैठक में थे, डोटासरा साहब उस बैठक में थे, लेकिन सचिन पायलट की अनुपस्थिति क्या कांग्रेस में अभी भी सब कुछ सामान्य नहीं है, कुछ ऐसे संतोष दे रही है। रविंद्र, सचिन पायलट, सीबी यादव जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, प्रोफेसर सीबी यादव कांग्रेस से हैं। सीबी यादव साहब, सचिन पायलट जी का बताइए क्या जरूरी काम था जिस वजह से वो इस बैठक में नहीं आ पाए, और आज चलिए आखिरकार कांग्रेस ने फैसला कर लिया कि भाई हम अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन हम नहीं करेंगे। जी रविंद्र जी, पहले तो यहाँ उपचुनावों के साथ साथ में महाराष्ट्र में और झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं और पायलट साहब को महाराष्ट्र के अंदर सीनियर अशोक गहलोत भी हैं वहां पे सीनियर, तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। अशोक गहलोत, हाँ, वो तो अब आप तो इसे नहीं, आप देखो ये सवाल किसी ये नहीं पूछते हो कि वसुंधरा राजे जी कहाँ हैं, नहीं हमारे तो बारी तो आने दीजिए, हमारी उनसे पूछूंगा भी है, मैं वही अपना जवाब देंगे, वो अपना जवाब देंगे, है हमारा बढ़िया बहुत सामंजस्य, मतलब हमारी टीम कहीं आपने कोई एक बयान इधर उधर नहीं देखा होगा, इतना बढ़िया सामंजस्य, इतनी बढ़िया टीम अप्रोच है हमारी। तो हमारे बीच में कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक भी। जहां तक आप देखिए, मैं सिर्फ 2 बात आपसे रविंद्र जी कहूंगा कि हमारा टिकट, एक आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हमने सब कुछ तय कर लिया, चुनाव की रणनीति, कैंडिडेट का पैनल करके हमने भेज भी दिया सीईसी को। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज कैंडिडेट का टोटा पड़ गया है, अभाव हो गया है। उन्हें उन लोगों को हायर करना पड़ रहा है, कह रहे हैं हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है, जो उनकी बगावत करके सामने गए उनको ला करके उनको कैंडिडेट बनाना पड़ रहा है। किरोड़ी लाल जी ने आपने देखा होगा जो एसटी का और एससी का जो उप वर्गीकरण के अंदर वो कह रहे थे क्रिमिलेयर के मामले में, एक ही परिवार से इतने डॉक्टर इंजीनियर ये थोड़ी बनना चाहिए, मेरे परिवार से क्यों किसी और परिवार को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आप देखिए उस कौम को आज दगा दिया है, क्योंकि जो नैतिक वचन आप इस कौम को दे रहे थे, एससी एसटी कौम को दे रहे थे, आज खुद के घर के अंदर अब सामने आ रहा है कि उनकी पूरी जो इस्तीफा देना है, दूसरी चीजें की कवायद मई में चुनाव हुए थी क्योंकि भाई को टिकट दिलाना था। अभी ये 6 महीनों के अंदर ऐसा क्या हो गया जब आपने आरएलपी और बीएपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े, अब आप दोनों में ऐसी क्या खटपट हो गई, अनबन हो गई, क्या बात हो गई जो जमी नहीं, जो अब अकेले दम पर चुनाव लड़ने की आप बात कर रहे हैं? जी रविंद्र जी, आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव हमने अकेले लड़ा था, फिर जो इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया ब्लॉक जो हमारा बना है, वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, और अभी अब वापस बाई इलेक्शन विधानसभा का है। तो ऐसा है कि इसमें जो एक इंडिया ब्लॉक था वो तो लोकसभा चुनाव के लिए था, तो ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जिसकी हम बात ऐसे गठबंधन होते हैं कि भाई आप विधानसभा में साथ रहो, मतलब लोकसभा में साथ रहो, विधानसभा में आप साथ ना रहो, मतलब ये इस तरह के गठबंधन क्यों नहीं रहते हैं? क्यों नहीं रहते? क्योंकि हमने उस समय भी आपकी इन डिबेटों में बार बार स्पष्ट किया है कि इंडिया गठबंधन जो बना है वो लोकसभा चुनाव के लिए है। शंकर लाल जी, जब आपको पता है कि वो लोकसभा में गठबंधन और अभी ऐसा नहीं है, कौन से अभी भी रविंद्र जी ये बात है, अभी भी रविंद्र जी ये है कि हमारा हाईकमान बात करेगा, क्योंकि ये जो गठबंधन इंडिया गठबंधन कब बात करेंगे, 2 दिन बचे हैं सर नामांकन के लिए बस अब। हाँ नहीं, शंकर लाल जी, संभावना ऐसा नहीं है, लेकिन शंकर लाल जी कौन से धर्म संकट में आरएलपी फंसी हुई है या कैंडिडेट नहीं मिल रहे कि आप अभी तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पा रहे हो? कांग्रेस ने तो ठेंगा दिखा दिया,
राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसी धर्म संकट में नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी तैयारी है। और राजस्थान में जो उपचुनाव हो रहे हैं 7 सीटों के ऊपर, सभी सीटों के ऊपर हमारी प्रत्याशी तैयार है, हमारा संगठन तैयार है। अच्छा। और जो आप बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन से, अलायंस की कांग्रेस से, तो हमारा जो गठबंधन लोकसभा चुनाव में हुआ था, तो आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर राजस्थान में चुनाव लड़ा। और पहली बार ये हुआ कि राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता प्रत्येक लोकसभा सीट के ऊपर ईमानदार से काम करके, और आपने देखा उस रिजल्ट देखा होगा, कांग्रेस ने 11 सीटें जीती, इंडिया अलायंस ने 11 सीटें जीती। दूसरी आप बात कर रहे हैं कि टोडासरा जी ने कहा, मेरे को मीडिया के द्वारा पता चला है, लेकिन हमारा गठबंधन जो हुआ था वो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुआ था। और जो भी बात होगी, उनके जो एक कमेटी बनाई हुई है, इंडिया गठबंधन की एक कमेटी बनी हुई है, उनके और हमारे राष्ट्रीय जो नेता है हमारे हनुमान बेनीवाल जी, उनके बीच में क्या बात होगी उसके बारे में तो राष्ट्रीय हमारे सुप्रीमो साहब ही बता सकते हैं। अच्छा, मतलब मीटिंग हो चुकी है या होनी है? बात में ये मीटिंग हो चुकी है या होनी है? नहीं, हो भी गई और अभी हो जाए, कल शायद होने में है। मतलब आप ये बड़ी खबर दे रहे हैं कल? अच्छा, कल दिल्ली में बैठक होगी। बिल्कुल तैयार है। हाँ, हनुमान बेनीवाल जी कल दिल्ली में किससे मिलने जा रहे हैं? कांग्रेस के किस नेता से मिलने जा रहे हैं? खड़गे जी से? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कल मीटिंग होगी। राष्ट्रीय नेतृत्व जो कांग्रेस का, उससे कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि टोडासरे जी का हम सम्मान करते हैं। अभी आप कह रहे हैं सातों हमने प्रत्याशी तैयार कर रखे हैं, अभी आप कह रहे हैं इंडिया गठबंधन की कमेटी बनी हुई है ना रविंद्र जी वहाँ। हाँ, वो सही है, कमेटी जो बनी है उससे चर्चा होगी। और कांग्रेस को ये देखना चाहिए सर, कांग्रेस को ये सोचना चाहिए कि जिस प्रकार से हरियाणा चुनाव इन्होंने लड़ा, और उन्होंने अति उत्साह में उन्होंने कहा कि साहब हम तो अकेले लड़ेंगे, और वहां आपने देखा होगा जो स्थानीय पार्टी ने इग्नोर किया। हाँ। और उसका रिजल्ट आपने देखा कि जीती बाजी आप हार गए। अच्छा। अब आगे भी ये सोच रहे हैं कि साहब आप अकेले लड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे तो सब जगह हम 4 जगह चुनाव तो मतलब आरएलपी तैयार है, अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस का प्रत्याशी खींवसर से हो जाए, देवली उनियारा से भी हो जाए, बाकी पे आप लड़ेंगे? नहीं, साथ लड़के मिलेंगे तो फिर अगर वो अलग लड़ेंगे तो अलग तैयार हैं, और साथ मिलकर लड़ेंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। मतलब आरएलपी गुंजाइश अभी रख रही है, कल हनुमान बेनीवाल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और हो सकता है कल की डिबेट भी इसी पर हो कि आपकी बात बनी कि नहीं बनी है। यही वो बात है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम तो ये सकारात्मक रूप से काम करना चाह रहे हैं कि राजस्थान में जो आज आपने देखा होगा पिछले 10 महीने से क्या स्थिति राजस्थान में, रोज बलात्कार बच्चियों के साथ हो रहे हैं, कितना अपराध बढ़ा है, इतना लोग, ये जो अफसरशाही इतनी हावी है कि कोई किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं, हर चीज में भ्रष्टाचार इतना हो गया कि आप सोच नहीं सकते। तो राखी राठौर जी, मतलब ये कहना चाहे पानी नहीं, आरएलपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो कि एक तो आपको प्रत्याशी नहीं मिल रहे, बागी आपने प्रत्याशी यहाँ पे मैदान में उतार दिए, आपने प्रत्याशी जो रखे, उसके बाद बाकी और 4 सीटों पर बगावत हो गई। नरेंद्र मीणा हालांकि मानते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एंटी इनकम्बेंसी 10 महीनों में इतनी ज्यादा हो गई कि जो है आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए रविंद्र जी, जब बगावत की बात की जाती है तो मुझे लगता है किसी भी पार्टी के लिए, सचिन पायलट जी ने जो बगावत की थी, जिस तरह से उन्होंने एक प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी ही सरकार को गिराने का काम किया था, वो इनके साथ हैं। तो मुझे लगता है बगावत की डेफिनेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी ना दे मुझे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जहां तक बात करी 10 महीने के अंदर जो हमारी पार्टी ने काम किया, उसका नतीजा आपको नजर आएगा कि 7 सीटों के अंदर हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर करेंगे। लेकिन रविंद्र जी देखिए, एक बात पे मेरे को आपकी बात पे ऑब्जेक्शन है। आप कह रहे हैं कि डोटासरा जी का बड़ा निर्णय, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने डिसाइड किया। मैं पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी के पास ऑप्शन क्या है सर? आप ही बताइए। नहीं मैडम, उन्होंने बयान दिया, मैंने यही कहा ना, बयान दिया, बैठक के बाद उन्होंने बयान दिया। नहीं, लेकिन आपने कहा बड़ा निर्णय, बड़ा बयान, लेकिन सर ऑप्शन कहाँ है? ऑलरेडी बाप पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर कर दिए। ये वैसी स्थिति है जैसा कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर कर दिया। जब कैंडिडेट ही डिक्लेयर हो गया, शंकर जी बता रहे हैं ना कि कल मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और देखिए शंकर लाल जी बता रहे हैं कि लेकिन वहां तो कैंडिडेट डिसाइड हो गया। 7 सीटों पे चुनाव होने ना, उसमें से 2 सीट पर तो बिना बातचीत के डिक्लेरेशन हो चुका है। अच्छा। जब हो चुका है तो ऑप्शन क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? और अपने आप को नेशनल पार्टी कहने वाली कांग्रेस पार्टी उसको नेशनल लेवल पर कोई भाव नहीं दे रहा। जम्मू कश्मीर में एनसीपी नहीं दे रही है, यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है, झारखंड के अंदर आरजेडी और सीपीआई उनको आंख दिखा रही है। नहीं, वो लोकसभा चुनाव में लड़ा था ना इंडिया गठबंधन, अब विधानसभा में जरूरत नहीं है उनको। देखिए
क्यों आप ये बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर एनसीपी के साथ लड़े थे लेकिन दिखा दिया इनकी औकात की नहीं आपके साथ नहीं लड़ सकते। सबको मालूम है, इनके सहयोगियों को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी का कहीं स्टैंड नहीं है और इसीलिए ऐसी स्थिति हुई है कि इनसे बिना पूछे कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाते हैं और ये साफ स्पष्ट दिखाता है कि इनका कोई अलाइनमेंट नहीं है। इसीलिए इंडिया अलायंस का जो डेफिनेशन ये देते हैं, मैं इसको देती हूं कि इंडियाज नॉन अलाइंड डिवाइडेड इलॉजिकल अलायंस है। ना इनकी विचारधारा मिलती है, इनके बीच में बंटवारा इस लेवल पर है कि कहीं भी जनता ये नहीं चाहेगी कि अलग अलग विचारधाराओं से आए हुए लोग, नॉन अलाइंड लोग जो है वो एक साथ आके चुनाव लड़े। और आप देख लीजिएगा कि आरएलपी के साथ भी यही होगा। कल ये बोल तो रहे शंकर जी, पर मुझे उसमें भी डाउट है कि खींवसर के अंदर कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी का और इनका अलायंस होगा। निश्चित तौर पे ये अलायंस होना ही नहीं है। विधानसभा के अंदर कहीं पर भी ऐसा होगा ही नहीं कि एक ऐसी पार्टी को जो हमेशा लड़ते हुए उन्होंने टाइम निकाला, उन्होंने 5 साल के अंदर सिर्फ होटलों में टाइम निकाला। और जहां तक भजनलाल जी की सरकार की बात है तो मैं बता दूं आपको कि 10 महीने के अंदर 30,000 से ऊपर नियुक्तियां की, 90,000 से ज्यादा नियुक्तियां हम लोग करने वाले हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी आज आपके 2 मंत्रियों ने। जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी सारी बातें, हमने चलाई थी वो टीवी चैनल पे करके जा रही हूं कि अगले 3 दिन के अंदर जो सीईटी का पेपर होगा वो बिना किसी प्रॉब्लम के निष्पक्ष तरीके से काम होगा। और यही जनता चाहती थी। जब एक नेक दिल और सच्चा इंसान व्यक्ति आकर बैठता है, जो सच्चे मन से काम करता है, तो उसके रिजल्ट बोलिए। सीबी यादव जी, कुछ काउंटर आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं? सीबी यादव जी, और आप देखिएगा एग्जीक्यूशन लेवल हम 40% से ऊपर लेकर आएंगे। रविंद्र जी, बोलिए। राखी जी, एक मिनट राखी जी, जरा सुन लें, कुछ कहना चाह रहे हैं? कोई बात पसंद नहीं आई आपकी, वो बोलना चाह रहे हैं? एक लास्ट बात, शेखावटी के अंदर जो यमुना जल समझौते का इन्होंने हरियाणा के अंदर अपना मैनिफेस्टो दिया, उसका बिंदु नंबर 5 में कहा कि हम लोग जो यमुना जल समझौता है उसे कैंसिल करेंगे। तो शेखावटी वाले लोग तो कांग्रेस पार्टी को नहीं देने वाले हैं वोट, क्योंकि वो पानी नहीं देना चाहते, पिलाना नहीं चाहते। ईआरसीपी को लटकाया भटकाया और कोशिश थी जी। राखी जी, हाँ बोलिए सीबी यादव जी, जल्दी से बोलिए। फिर एक सवाल आपकी पसंद का है, बगावत की डेफिनेशन बता दीजिएगा। तो रविंद्र जी, बात ऐसी है, देखिए छाती पीटने से, बात बोलने से तो कुछ होता नहीं है। शब्दों का अच्छा इस्तेमाल कीजिए। छाती पीटने से यादव जी, आप मुझे लगता है प्रोफेसर हैं, शायद किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं क्या? बच्चों को ये शब्द यूज करते हैं क्या आप? ये शब्द यूज करते हैं बच्चों को छाती पीटने से? आपको कम से कम तमीज तो होनी चाहिए कि चैनल पर आकर के कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। पढ़ा लिखा इंसान जो है उससे उम्मीद की जाती है सुनने वालों पे भी कि आप सही शब्दों का प्रयोग करें। अगर अपनी बात कहना छाती पीटना है तो पीटूंगी छाती। एक महिला सामने बैठी और आप इस तरह की बात कर रहे हैं यादव जी, आपको शर्म नहीं आती है बोलने की बात? जी राखी जी, प्रोफेसर होते हुए इस तरह की बच्चों को ये सिखाते हैं आप जाकर के? देखिए रविंद्र जी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग इनसे कहिए। महिला सम्मान के लिए आपके विधायक, आपके मंत्री विधानसभा में क्या क्या नहीं बोलते। वही परवरिश है, वही सेम सिस्टम है आपका, इसीलिए इस तरह की बात करें। अच्छा, सवाल फिर से पूछ लीजिए। सीबी यादव जी, अपनी बात फिर से रख लीजिए। सीबी यादव जी, अपनी बात फिर से रख लीजिए। एक मिनट प्लीज। राखी जी, मेरे शब्द वापस ले लिया। ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। कोई ये चीजें नहीं, बहुत अच्छी, तो मुहावरे होते हैं। ठीक है, अब राखी जी आप बोलिए। सीबी यादव मैम, शब्द वापस ले लीजिए। सिस्टम गलत कर दिया। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि डींगे हांगने से कुछ नहीं होता है, तथ्य और आंकड़े बोलते हैं। और मैं तथ्य और आंकड़ों की बात करता हूं। भारतीय जनता पार्टी को आज नहीं, जैसे ही ये सरकार पर्ची सरकार बनी थी, उसके 1 महीने के भीतर कर्णपुर में जनता ने इनको आईना दिखा दिया था। उसके बाद लोकसभा चुनाव में ये 25 की 25 सीट का दावा कर रहे थे और 5 लाख के अंतर का दावा कर रहे थे। और वहां भी इनको आईना दिखाया। और क्यों दिखाया? 3 चीजें हैं साफ और स्पष्ट तरीके से। नंबर 1 चीज, जो सब्जबाग दिखाए और जिस तरह से कांग्रेस सरकार की नीतियों का माखोल उड़ाया और इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा से जो एक झूठ फैलाया। क्या क्या झूठ फैलाया? पड़ोसी राज्यों के बराबर हम पेट्रोल डीजल की कीमत करेंगे, हम महिला सुरक्षा देंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। क्या दिखाया? 2800 रुपए में गेहूं खरीदेंगे हम। और क्या दिखाया? 12,000 रुपए हम क्या देंगे? किसान सम्मान निधि देंगे। एक भी चीज पूरी हुई कि 1 लाख नौकरी देंगे। मैं दावा करता हूं, अगर कोई ये बात कहे, एक नौकरी भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में निकली हुई किसी को नियुक्ति मिली हो। हमारी सरकार द्वारा निकली हुई नियुक्तियों को दे रहे हैं। मेरा सवाल है कि 5,000 10 महीने में 5 महीने में 5,000 बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आपकी सरकार ने निर्णय लिए थे। रविंद्र जी, हाँ, दो बातें नहीं, मेरे को एक चीज ये बताइएगा सर, 7 सीटों में 4 सीटें आपकी हैं, बीजेपी की तो एक ही सीट है। बीजेपी को तो एक ही सीट है, उसको तो एक सीट अपनी इंटैक्ट रखनी है। रविंद्र जी, हर चुनाव 0 से शुरू होता है,
नए सिरे से लड़ा जाता है। चुनाव चुनाव के तरीके से होता है। ये चुनाव ये नहीं होता कि कितनी सीटें किसकी है, इसमें जो भी फैसला होगा वो भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार को जनता फैसला देगी और सातों की सातों सीट भारतीय जनता पार्टी हारेगी। क्यों हारेगी, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सरकार, पहली चीज तो किसी मतदाता ने ये नहीं सोचा होगा कि नरेंद्र मोदी जी पर्ची मुख्यमंत्री बना देंगे जिसको कोई अनुभव नहीं है। दूसरा, ये सरकार सर्कस सरकार बनी, इनके मंत्रिमंडल के भीतर ही आपस में लड़ाइयां हो रही है, विधायकों और इनके बीच में लड़ाई हो रही है। दिलावर जी क्या बयान, हम यहां बहस कर रहे थे और आप देखिए कि दूसरे विधायक सुरेश जी क्या बयान दे रहे हैं कि दिलावर जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। अच्छा। मुख्यमंत्री जी हर जिले में जब एक मुख्यमंत्री हुआ करता था विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। और तीसरी चीज ये कह रहा हूं, पर्यटन सरकार बनी हुई है, 50 करोड़ रुपए सिर्फ पर्यटन पे लगभग खर्च कर दिया, लेकिन 50 जवाब दीजिएगा जल्दी से राखी राठौर जी। और एक सवाल और पीछे छूट गया था, वसुंधरा राजे जी को क्या, वसुंधरा जी को क्या प्रचार करना चाहिए इन 7 सीटों पर बीजेपी के लिए, करना चाहिए क्या उनको? देखिए रविंद्र जी, वसुंधरा जी हमारी वरिष्ठ नेता है और निश्चित तौर पे जहां उनकी उपयोगिता होगी वहां पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो काम करेंगे। आपको नजर आएगा कि जीत सुनिश्चित करने के लिए हर कार्यकर्ता अपना काम करेगा। अभी यादव जी ने बहुत सारी बातें की, मुझे लगा अच्छी चीज है, ये डिबेट होनी चाहिए कि किन वादों के साथ हम आए थे, हमने कौन कौन से वादे धरातल पे इंप्लीमेंट किए और कौन कौन से अभी पेंडिंग है। किसान सम्मान निधि की बात कर रहे थे, हमने कहा 12,000 तक लेके जाएंगे, 6,000 से 8,000 हो चुके हैं। यादव जी आपको आइडिया होगा और जल्दी उसमें इंप्रूवमेंट हम लोग करेंगे। तो वो बातचीत थी, पेट्रोल डीजल की अगर कम किया तो हमने 2% वैट कम किया, आपने कम नहीं किया। यादव जी प्लीज प्लीज यादव जी अब सुनना होगा जो आप पे ही जो आपने यूज किया था अभी, ठीक है ना। तो वैट हम लोगों ने कम किया, पेट्रोल डीजल की में कमी है निश्चित तौर पे। अन्नपूर्णा रसोई के अंदर अगर हम लोगों ने बढ़ाया, अगर 450 ग्राम से 600 ग्राम खाना अगर लोगों को उसी कीमत पे मिल रहा है तो अच्छी चीज होनी चाहिए। जहां तक इन्होंने बात करी बगावत की, तो मुझे लगता है कि आपसी सामंजस्य अगर किसी में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ था तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर था, जहां अपने ही लोग जाकर के आधे लोग होटल में गए थे। देखिए मैं जो बोल रही हूँ सच्चाई बोल रही हूँ, विद्वानता है वो आपको नहीं तय करनी है, वो लोग तय करेंगे कि मैं सही बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जनता सुन रही है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से 5 साल के अंदर इनके बीच का जो सिर्फ फुटबॉल है, नकारा निकम्मा वर्ड याद करते ही कुछ याद नहीं आता है कि पिछली सरकार में शंकरलाल जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अगर मान लीजिए आरएलपी का गठबंधन नहीं होता कांग्रेस के साथ, तो फिर तो आपके प्रत्याशियों को, भाई आपके पास 7 प्रत्याशी तो रेडी हैं, आपने कभी खुद कहा, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही फिर एक तरीके से आपको उनके खिलाफ बातें बोलनी पड़ेंगी। बोल पाएंगे सही से जिनके साथ आपने चुनाव लड़ा था पिछले 6 महीने पहले? नहीं, जो सही बात है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा सही बात के लिए संघर्ष किया है उन्होंने। कोई भी जवान किसान की कोई बात आई हो उसके लिए हमेशा कोई भी पार्टी के साथ रहे हो। आपने देखा होगा 19 का चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ा और 25-25 सीटें। अच्छा, इसको लेकर क्या कहेंगे खींवसर के लोगों को कि भाई जब सांसद थे हनुमान बेनीवाल विधानसभा चुनाव में, फिर सांसद छोड़ दी, और जब वो विधायक बने फिर सांसद लोकसभा के चुनाव फिर उन्होंने विधायकी छोड़ दी, इसका क्या जवाब होगा? मैं जरा जानना चाहता हूं, जरा सुन ले जरा खींवसर के लोग, नागौर के लोग। नहीं, नागौर के लोग हमेशा हनुमान बेनीवाल जी के साथ है। आपने देखा होगा पिछला चुनाव जब जो ज्योति मिर्जा जी तो विधायक बनकर सेवा करें या सांसद बनकर सेवा करें, कभी सांसद बनते हैं, विधायक ये चुनाव, फिर विधायक, फिर सांसद, फिर विधायक। क्षेत्र तो वो हर बार वो है, सांसद बनके भी कर सकते हैं और विधायक बनके भी सेवा कर सकते हैं, सांसद बनके भी सेवा कर सकते हैं, और वो ही जनता है। आशुतोष रावत सर, फाइनल कमेंट मेरा आपसे है। पूरे राजस्थान में कहीं भी कोई बात होती है, अगर इंडिया गठबंधन की देखें, दलित परिवार 6 सीटें गठबंधन है नहीं, 4 कांग्रेस की, 1 आरएलपी की, 1 बीएपी की और 1 बीजेपी की। आंकड़ों में तब्दीली आएगी सर नतीजों में जब 23 नवंबर को काउंटिंग होगी? देखिए मैं रविंद्र जी, ये तो जिस दिन परिणाम आएगा उस समय पता चलेगा, लेकिन इन आंकड़ों को बदलना दोनों बड़े राजनीतिक दल चाहेंगे। कांग्रेस भी अपनी पूरी ताकत लगाने चाहेगी कि यह आंकड़े कम से कम बदले नहीं तो बरकरार रहे, तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि उस आंकड़े को और ज्यादा बढ़ाए। लेकिन हमको हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सही बात है, और ये तो अभी शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। जब नामांकन दाखिल होंगे आखिरी तारीख तक, जब नामांकन वापस होंगे उसके बाद असली चुनाव शुरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चारों ही खास मेहमानों का चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 की फाइट में आज